गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। वंस अगेन दिस साइड जेपी चौहान और आपका मौजूद है एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर चल रहा है एक टेस्ट सीरीज, जहां पर चल रहा है एक ईयर लॉन्ग कोर्स, जहां पर हो चुका है क्रैश कोर्स, राइट। तो यहाँ पर आज मैं लेके मौजूद हूँ आपके सामने क्या रोटेशनल मोशन का टेस्ट का सॉल्यूशन, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अगले टेस्ट ग्रेविटेशन को भी के लिंक को भी मैंने के पेपर के लिंक को भी मैंने वहाँ पर क्या कर दिया है, चिपका दिया है। तो ग्रेविटेशन के चैप्टर को भी क्रैश कोर्स से पढ़ के फिर उसका टेस्ट देना है आप, ठीक है। अगली क्लास के अंदर टेस्ट सीरीज का जब भी अगला क्लास होगा नेक्स्ट सैटरडे, तो उस दिन अपन क्या कर लेंगे, इसके सॉल्यूशन को लेके आएंगे। तो वापस मैं हाजिर होऊंगा आपके पास में। वीकेंड्स में टेस्ट सीरीज चलेगी और ईयर लॉन्ग मंडे टू फ्राइडे चल रहा है और क्रैश कोर्स ऑलरेडी हो चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर, है ना। मेरे पास एक डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। उसका रेडियस मेरे को दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है मेरे को आर, और कॉपर का बना हुआ है, और उसका जो थिकनेस है मेरे पास कितना है, टी है। उसके अलावा दूसरा डिस्क दिया हुआ है ना, एन अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बी ऑफ रेडियस 2r एंड थिकनेस t/2। रेडियस जो है वो क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसका रेडियस 2r है और थिकनेस जो है वो क्या है, इससे कम है। रेडियस तो क्या हो गया मेरे पास 2r, और थिकनेस जो है वो क्या है, t/2 है। आपको दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर कर, रिलेशन बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी, है ना। ये मेरे पास डिस्क ए है और ये डिस्क मेरे पास क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं लिखूं आई ए, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मास लिखूंगा तो क्या आएगा, डेंसिटी, है ना। मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है आपके पास, ए इंटू एच, इसकी सॉरी डेंसिटी सिग्मा मान लिया अगर मैंने, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो ये हो गया मेरे पास मास, फिर रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आई ए आ गया। अब यहाँ से आई बी भी निकाल लेते हैं। आई बी का फॉर्मूला भी सेम है मेरे पास। आई बी कितना आ जाएगा, सिग्मा वही एम आर स्क्वायर बाय 2, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, आर 2r है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और थिकनेस हो गया मेरे पास कितना, t/2, तो ये तो हो गया मास। फिर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, 4r स्क्वायर है, 2r का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2, 2 2 4। देखो तो दोनों आई और आई बी दोनों को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पर आई बी की वैल्यू 4 टाइम्स आ रही है, तो आई बी विल बी ग्रेटर देन आई ए। दिस इज व्हाट सी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो, कोई भी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो तो सबसे पहले आपको क्रैश कोर्स का वीडियो देखना, उसके बाद में यहाँ पर आना, हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखिए आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है ना, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर है, उसका मास दिया हुआ है और रेडियस मेरे को आर दी हुई है, मास दिया हुआ है एम। अबाउट अ लाइन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर थ्रू द सेंटर। मतलब एक लाइन बनानी है आपको यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है, लाइन ऐसे जा रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो वायर, अगर ये मेरे पास क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, रिंग होगी, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। भली वो मेरे पास कंप्लीट रिंग हो गई, भली हाफ रिंग हो गई, भली मेरे पास क्या हो गई, क्वार्टर रिंग हो गई। अगर सबका मास, अगर तीनों का मास अगर मेरे पास m है और रेडियस अगर r है, तो एम आर स्क्वायर आपका फॉर्मूला होगा हमेशा, ये अपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो सो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, है ना। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो गई, ठीक है, ये डिस्क है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये डायमीटर बना देते हैं अपन, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, एक्चुअल में होता क्या है वो, डायमीटर के अबाउट अगर आपको ध्यान हो हमेशा ये होता है एम आर स्क्वायर बाय 4, और उसकी वैल्यू दी हुई आपको कितनी, 200, मैं यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पर। देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स सर्कुलर फेस, इसके सर्कुलर फेस पे के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर जो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I1 बोल देता हूँ। I1 जो होता है वो हमेशा डबल होता है। अगर आपको ध्यान हो डायमीटर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ होता है, सेंटर और परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास हो रही हो। तो I1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 2 टाइम्स I होता है, डायमीटर एक्सिस का डबल होता है हमेशा। तो 200 का डबल कितना हो गया, 400,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 400 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जाके देखना, मैंने सारे फॉर्मूला लिखवा रखे हैं, आप जाके देखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा नोट्स के अंदर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, क्या दिया हुआ है कि थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ 4L मास 4m is bent at the points as shown in figure. What is the moment of inertia of the road about the axis passing point O and perpendicular to the plane of the paper? मतलब ये एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है L, इन चारों ही पार्ट की लेंथ मेरे पास कितनी L है, क्योंकि 4L टोटल लेंथ है और 4m मास है, तो इस हर पार्ट का मास मेरे पास कितना हो गया, m हो गया। हर पार्ट का मास कितना हो गया मेरे पास, m हो गया। ये ठीक है, आपको क्या निकालना है, ये O पॉइंट हो गया, इससे पास होने वाले एक्सिस में क्रॉस बना रहा हूँ, मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो यहाँ पर दो सिमेट्रिक पार्ट हैं, एक काम करता हूँ मैं हाफ पार्ट का निकाल देता हूँ और उसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा। तो देखो मेरे पास हाफ पार्ट का निकालते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक पार्ट ये हो गया है ना, इसका अपन बना लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इसका। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर इसको देखोगे आप, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO है ना, वो किसके बराबर होगा, एक तो ये रोड नंबर 1 और ये रोड नंबर 2, तो IO जो होगा वो पहली I1 पहली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरी वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब पहली वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3। अगर आपको ध्यान हो इसका फॉर्मूला क्या, अगर इसका लेंथ L है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml²/3, ये हो जाएगा, और प्लस I2 मतलब सेकंड वाली रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन कहाँ, O एक्सिस के अबाउट। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखो एक्सिस दूर होता है, जब भी एक्सिस दूर होता है तो एक्सिस थ्योरम लगाते हैं अपन। तो क्या करो, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखोगे ये मेरे पास क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया, जो कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई L, ये एंगल 90 डिग्री है, और ये मेरे पास कितना है L/2, तो ये कितना हो जाएगा √L² + L²/4, हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा L² + L²/4, ये हो जाएगा √5L²/4, ये क्या हो जाएगा √5L²/4। तो ये डिस्टेंस निकालने का फायदा क्या है, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने सेंटर पॉइंट ही क्यों लिया, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकाल पाऊँ वो अपना क्या होगा, IC। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या चाहिए होता है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, IC प्लस मास ऑफ द बॉडी, मतलब इसका मास कितना है m, और सेपरेशन बिटवीन एक्सिस, तो एक एक्सिस ये रहा और एक एक्सिस ये रहा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, ये हो गया है ना, सेपरेशन का स्क्वायर, और सेपरेशन का स्क्वायर मतलब √5L²/4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 5L²/4। अब देखो यहाँ से इसको ऐड कर लो आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास ml²/3 प्लस IC होता है आपके पास ml²/12 रोड के लिए, अगर आपको ध्यान हो, याद हो अगर, और प्लस, और ये आ जाएगा मेरे पास 5/4 ml²। इसको अब यहाँ से एलसीएम ले लो, आप यहाँ से एलसीएम लो, कितना आएगा मेरे पास, इसको सोल्व करें अगर अपन, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास कितना 12, इसको सोल्व करोगे 12, तो ये ऊपर तो आ जाएगा 4 + 1 + 3 और मल्टीप्लाइड बाय ml² कॉमन ले लिया ना, तो फाइनली कितना आ गया, 4 5 8 8/12 8/12 ये हो जाएगा 8/12 ml²। तो ये हो गया एक पार्ट का। अब यहाँ से डबल, इसका क्या कर दो आप, डबल कर दो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा O के अबाउट, तो IO = 2 मल्टीप्लाइड बाय 8/12 ml²। तो यहाँ से देख लो आप कितना हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा 4/3 ml²। कहाँ मिस्टेक कर गया भाई, कोई मिस्टेक कर गया क्या, देख यहाँ पर कितना हो गया भाई, 12 में एलसीएम लिया था ना, अच्छा ऊपर यहाँ मिस्टेक कर दी ना अपन ने, 1 मिनट, ओ भाई साहब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, आंसर मैच नहीं हुआ। देख क्या होगा, देख सिंपल सा, यहाँ ये रह गया ना, 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक कर दी मैंने, 1 मिनट, इरेजर लाओ भाई साहब, इरेजर लाओ। एलसीएम इसलिए मैं लेना पसंद नहीं करता हूँ, से नो टू एलसीएम, मैंने एक वीडियो बनाया था अगर आपको ध्यान हो। ठीक है, 12 ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 1, और ये ऑलरेडी मेरे पास कितना 5 है ना, तो 5 × 15 आएगा शायद यहाँ पर, है ना, 5 × 15 आएगा ये,
15 आएगा, ये 15, और ये ml स्क्वायर तो है ही है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ 15 और 4 19 और 1 20, 20/12, 20/12, 20/12, देख ले भाई, अब तो मिस्टेक तो नहीं हुई। और इसका डबल कर दो तो मेरे पास IO आ जाएगा, इसका डबल मतलब हो गया मेरे पास, इसका डबल कर दो मतलब 40/12 है ना, ml स्क्वायर। 40/12 का मतलब कितना हो गया, 4 से काटो 10, तो 10/3, ठीक है, 10/3 ml स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ का आंसर देख लो कितना हो गया, 10 ठीक है, ये हो जाएगा 10/3 ml स्क्वायर। सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन का देख लेना। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट द एक्सिस ओ डैश। देखो ये वाला एक्सिस क्या है, इस एक्सिस को अगर अपन देखें तो ये एक्सिस आपका डायमीटर एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है ये। और यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस अगर आप यहाँ पर मेजर करो तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है मेरे पास, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, और इसका इसके अबाउट एक्सिस के अबाउट मैंने आपको लिखवा भी रखा है, अगर आपको ध्यान हो। यहाँ पर निकालना है, अगर मेरे को IO डैश निकालना है तो डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mr²/4 डायमीटर एक्सिस के अबाउट, और प्लस मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, तो 1/4 + 1 कितना हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, है ना, फिफ्थ का क्या आ जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया हुआ है, अ फोर्स F वेक्टर दिया हुआ है x एट अ पॉइंट 2,3, मतलब एक फोर्स जो है वो इस किसी पॉइंट पर लग रहा है। लगा देते हैं अपन, ये आपका फोर्स वेक्टर लग रहा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,-3,1। ऑलराइट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट, ये सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, 0,0,2 के अबाउट टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, आर वेक्टर बनाना होगा ना। अब आर वेक्टर हमेशा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट से बनाते हैं। तो इस पॉइंट से एक आर वेक्टर बनाओगे आप कहाँ पर, इधर इस डायरेक्शन में, है ना। ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज व्हाट आर वेक्टर, ये मेरे पास क्या हो गया, आर वेक्टर। और आर क्रॉस एफ निकालोगे तो एफ वेक्टर तो दिया होगा, बस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो जाएगा 2i कैप 2 - 0 -3 - 0 और 1 - 2, 1 - 2 मतलब -k कैप, ये हो गया आर। तो आर क्रॉस एफ क्या निकाल दो, अब टॉर्क निकालना है यहाँ से। अब टॉर्क निकालना है तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपल, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आपको करना है। तो आर वेक्टर देखो यहाँ से बस इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो सिंपल अपन ने ये पढ़ा हुआ है, तो IJK आर वेक्टर पहले लिखना है, तो 2 - 3 - 1, एफ वेक्टर का कोफिशिएंट कितने हैं, 2 3 - 1, क्लियर। तो ये हो गया, मैं ये बस यहाँ से टाउ वेक्टर, तो टाउ निकाल दो यहाँ पर, तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा। टाउ के लिए सबसे पहले आई कैप लिखें अपन, तो देखो आई कैप कितना आएगा यहाँ पर, आई कैप लिखते हैं सबसे पहले। आई कैप कितना आ जाएगा, 3 इंटू ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस 3, ये आता है ना 3 × 1 3, फिर 3 × -1 -3 माइनस प्लस और माइनस जे देख लो, जे छुपा लो, पहले आई छुपा लिया था, अब जे छुपा लो, मतलब 2 × -2, ये आ जाएगा -2 और माइनस प्लस 2, बहुत बढ़िया, जे खत्म। और फिर फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, के कैप क्या, के को छुपा लो, 3 × 2 = 6 और माइनस प्लस 3 × 2 = 6, तो ये आ जाएगा देखो यहाँ से टॉर्क वेक्टर। तो टाउ वेक्टर आ गया आपके पास, कितना आ गया मेरे पास, 6i कैप प्लस 12k कैप। अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, टाउ का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो बाहर कॉमन ले लो, अंडर रूट में क्या बचेगा, देख भाई अंडर रूट में क्या बचेगा, है ना, 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 × 2 लिख सकता हूँ ना, 6 × 2, तो ये हो जाएगा 1 + 4, तो ये हो जाएगा आपका 6√5। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया हुआ है,
यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल इन वर्टिकल प्लेन। एक ये लेडर है 5 मीटर लेंथ की, 4 मीटर हाइट है, 3 मीटर ये है, कुल मिला के दिया हुआ है। इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज द सेम बोथ फॉर द वॉल, दोनों वॉल के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड द फ्लोर, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। नॉट टू स्लीप, देखो नॉट टू स्लीप का मतलब क्या हो गया, नॉट टू स्लीप का मतलब क्या होना चाहिए, एफ नेट 0। नॉट टू स्लीप का मतलब क्या हो गया हमेशा, एफ नेट 0 और टाउ नेट मेरे पास क्या हो जाएगा 0। बस ये दो इक्वेशन बनाओ यहाँ पर, उसके लिए मुझे फोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो देखो फोर्सेस क्या क्या है अब यहाँ पर, फोर्सेस बना लेते हैं अपन। तो फोर्सेस बना लेते हैं अपन। देखो एक तो सेंटर से आएगा सीधा, सेंटर से क्या आएगा, एक तो मेरे पास क्या आ गया, वेट आ गया W। सेंटर से क्या आ गया मेरे पास, एक तो वेट W आ जाएगा, और एक मेरे पास क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पर, है ना। एक नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक मेरे पास, क्योंकि ये इधर स्लाइड करेगी तो इधर आएगा मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स, और ये नीचे की स्लाइड करेगी तो एक आ जाएगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ। तो सारे फोर्सेस अपन मार्क कर देते हैं यहाँ पर। फोर्सेस की वैल्यू क्या है, ये तो हो गया, इसको बोल देता हूँ मैं फ्रिक्शन, है ना, इसको अपन बोल देते हैं फ्रिक्शन F1। ये नॉर्मल रिएक्शन N1, इसको बोल देता हूँ फ्रिक्शन F2। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन N2, ठीक है। अब ये सारे फोर्सेस आ गए अपने पास। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये, अब ये एंगल्स देख लो यहाँ पर, ये 3 4 5 मतलब 37 डिग्री, 3 के सामने वाला 37 डिग्री, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 37, और इधर मेरे पास 53। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, सबसे पहले नेट फोर्स 0 कर देते हैं अपन। देखो नेट फोर्स 0 करता हूँ। नेट फोर्स 0 मतलब देख लो इक्वेशन क्या क्या बनेगी। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में देख लो, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स क्या है, N2 है, F1 है और W है। तो ऊपर क्या क्या लग रहा है, एक तो N2 लग रहा है ऊपर, तो N2 प्लस और क्या लग रहा है F1 इक्वल्स टू W। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, N2 प्लस F1, F1 क्या हो जाएगा तुम्हारा म्यू N1, है ना। नॉर्मल रिएक्शन क्या N1 है ना वहाँ पर, इक्वल्स टू W। एक इक्वेशन ये हो गई, ये वर्टिकल इक्वेशन है। अब हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन देखो, हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है, N1 इधर लग रहा है लेफ्ट में और F2 लग रहा है राइट साइड में। तो इसका मतलब F2 किसके बराबर हो जाएगा, तो F2 को अपन बराबर लिख सकते हैं किसके, N1 के। तो ये हो जाएगा, और F2 कितना है, म्यू N2 इक्वल्स टू N1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 3 अपन कहाँ से लाएंगे, टॉर्क से, क्योंकि नेट फोर्स सारे हो गए, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में फोर्सेस हैं। अब यहाँ से लिखना है मुझे टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन के लिए मुझे किसी एक पॉइंट, मैंने हमेशा बोला है कि एक पॉइंट पर बैठ के किसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लिखना होता है, और वहाँ पर बैठो जहाँ पर मैक्सिमम फोर्सेस लग रहे हो। तो मैक्सिमम फोर्सेस या तो इस पॉइंट पे लग रहे हैं या फिर इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, दोनों में से एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लो। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट लिख लेता हूँ, इस पॉइंट पर बैठ के मैं देखता हूँ टॉर्क। तो इस पॉइंट पर बैठ के मैं टॉर्क अगर मैं देखूंगा तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क हो गया मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मेरे को किसके इक्वल करना है, क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहाँ से आएंगे, देखो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं इस पॉइंट पर बैठ के देख रहा हूँ। सबसे पहले देखो फोर्सेस क्या क्या है, यहाँ बैठ के देख लिया, मतलब 3 फोर्स के टॉर्क आएंगे मेरे पास। एक तो W का आएगा, एक N1 का आएगा और एक F1 का आएगा। क्योंकि N2 और F2 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट वहीं पर बैठ गए अपन। तो जहाँ पर बैठ के देखोगे वहाँ पर कभी भी फोर्स लग रहा है ना, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाता है, हमेशा 0 हो जाता है। अब देखो टॉर्क के लिए मुझे क्या चाहिए होती है कि रेफरेंस पॉइंट से उस फोर्स की तरफ जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो होता है आर वेक्टर, वो होता है आर वेक्टर। तो उस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो इससे सबसे पहले W का टॉर्क देखो मैं, तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एक परपेंडिकुलर इस W का कंपोनेंट। तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये W का कंपोनेंट। अब यहाँ से एंगल देख लो आप, ये एंगल मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास 53 है, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 53, है ना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 53। अब ये एंगल 53 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, W cos 53। ये मेरे पास फोर्स हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5/2, क्योंकि बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है। तो इसका टॉर्क अपन लिख लेंगे। उस तरीके से इन दोनों पॉइंट का टॉर्क लिखो, तो इसके लिए डिस्टेंस तो आ गया मेरे पास 5 मीटर। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो देखो F, तो यहाँ पर उसके लिए वापस मेरे को यहाँ पर कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करो आप, वापस इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो आप यहाँ पर, ये ठीक है। तो N का, अब N1 का कंपोनेंट निकालो यहाँ पर, N1 का कंपोनेंट। यहाँ से N1 का कंपोनेंट अगर मैं देखता हूँ, देख क्या बनेगा, N1 का कंपोनेंट देखो यहाँ पर। अब N1 का कंपोनेंट क्या आएगा, ये 37 है, ये 53 है, तो ये 37, ये भी क्या होगा 37 होगा, ये कितना होगा 37, ये हो गया 37। तो यहाँ से मेरे पास N1 है, तो N1 का कंपोनेंट ऊपर की तरफ,
यहाँ से थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस n1 को मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ना, ये n1 को वापस लिख लेता हूँ, ये अपना n1 है, ठीक है, ये अपना n1 है। अब n1 का कंपोनेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो n1 cos 37, ये n1 का कंपोनेंट आ गया इधर, ठीक है। इस तरीके से इसी सेम डायरेक्शन में देखोगे तो f1 का कंपोनेंट भी आएगा, यहाँ पर f1 का कंपोनेंट भी आएगा कि f1 इधर लग रहा है, तो f1 का कंपोनेंट भी इधर बनाएंगे अगर आप, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख लूँगा, ठीक है, ये f1 का कंपोनेंट यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास f1 तो ये रहा और एंगल ये 53 डिग्री है, तो ये हो जाएगा f1 cos 53, ये हो जाएगा f1 cos 53, क्योंकि मुझे क्या चाहिए होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो जो वेट होगा, वेट तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, वेट नीचे खींचेगा ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन f1 और n1 उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो आएंगे वो मेरे पास किसके आएंगे, देखो यहाँ पर, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएंगे मेरे पास किसके, f1 का और n1 का आ जाएगा। तो f1 का टॉर्क देखो यहाँ पर, तो f1 का टॉर्क हो जाएगा f1 फोर्स हो गया f1 cos 53 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई 5 प्लस n1 का टॉर्क n1 cos 37 एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, अबाउट पॉइंट से फोर्स तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू क्लॉकवाइज। दोस्तों ये इस तरह का अगर मैं बड़ा क्वेश्चन आता है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर घबराए नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, सिंपल एक टॉर्क पूछ लिया कभी, है ना, तो इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन कभी भी नहीं आएगी, एक हार्डली एक क्वेश्चन ऐसा फंसता है। तो उस एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, टॉर्क कैसे लगाते हैं, तो कितने कॉन्सेप्ट आ गए, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, नेट फोर्स जीरो करना समझ में आया, नेट टॉर्क जीरो करना समझ में आया, इक्विलिब्रियम समझ में आया आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो कितनी सारी चीज़ें एक साथ कवर हो गई एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब क्लॉकवाइज टॉर्क क्या mg घुमा रहा है, तो mg के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, तो w मतलब mg, तो w cos 53 एंड मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 5/2 है ना, मिड पॉइंट है, अबाउट पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 5/2 है। फाइनली 3 इक्वेशन हो गई मेरे पास, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व मैं यहाँ नहीं करूंगा, बस मैं आपको आंसर बता देता हूँ, अगर आपके आंसर मैच नहीं होते तो मुझे वापस याद करना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आप लिख लो, इसका ऑप्शन है 3, म्यू की वैल्यू आएगी आपकी C 1/3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो म्यू की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो राइट, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, क्या दिया हुआ है कि रोड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ एजेस। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड बना देते हैं अपन, है ना, एक रॉड है, ये रॉड हो गई मेरे पास, इसको 2 नाइफ एजेस से मैंने सपोर्ट किया हुआ है, इसको सपोर्ट किया हुआ है। चलो यहाँ 2 एंड हो गया मेरे पास, ये सपोर्टिंग एंड लगा रखा है और सपोर्ट किया हुआ है, और दोनों के बीच का सेपरेशन शायद दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। नाइफ एजेस A and B and is in equilibrium in horizontal position. Knives are at a distance of D. दोनों के बीच का जो नाइफ एजेस है, ये नाइफ एजेस, ठीक है, नाइफ एजेस। तो इसकी वजह से क्या आएगा मेरे पास, ये A एज होगी मेरे पास और ये दूसरी एज होगी मेरे पास B। The center of mass of the rod is at distance x from A. A से x डिस्टेंस के ऊपर, A से आप जा रहे हो कितना, x डिस्टेंस के ऊपर, ये मैं x डिस्टेंस के ऊपर जाता हूँ, A से x डिस्टेंस के ऊपर गए अपन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, वेट W, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास W, वेट यहाँ पर लग जाएगा, है ना, यहाँ पर क्या लगेगा W, x डिस्टेंस के ऊपर है, और यहाँ पर 2 मेरे पास क्या होगा, फोर्सेस अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक तो मेरे पास क्या नॉर्मल रिएक्शन इस वाली एज पर आएगा, है ना, एक तो यहाँ पर आएगा मेरे पास, उसको मैंने बोल दिया, और एक मेरे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, दोनों N1 और, है ना, ये तो हो गया मेरे पास NA और ये हो गया मेरे पास NB। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि नॉर्मल रिएक्शंस A and B निकालने हैं। देखो इसमें अगर इक्विलिब्रियम में, देखो क्या लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में सिंपल है, 2 ही चीजें की जाती है इक्विलिब्रियम के अंदर, एक तो F नेट को 0 करो और टॉर्क नेट को 0 करो। F नेट 0 मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल फोर्स को भी जैसे इक्वल किया था, यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो NA प्लस NB, इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ बस मैं, NA प्लस NB इक्वल्स टू W, एक इक्वेशन ये आ गई।
दूसरी इक्वेशन क्या है, बस टाउ नेट 0 कर दो। टाउ नेट 0 मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क करना है आपको। और मैंने बोला हमेशा एक फोर्स पे बैठ के करो आप सॉल्व, हमेशा एक फोर्स पे बैठ के सॉल्व करो। तो मैं देखिए आप यहाँ पर बैठ जाता हूँ, यहाँ जैसे बैठूंगा तो एन का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, बचा क्या 2 ए टॉर्क बचेंगे। तो देखो एनबी तो इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना, ऊपर खींचेगा, और डब्ल्यू इसको नीचे खींचेगा, तो डब्ल्यू इसको क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा एनबी का, तो एनबी का टॉर्क क्या हो गया, एनबी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, डी। तो एनबीडी इक्वल्स टू, और क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आ रहा है, वेट का आ रहा है, तो वेट का रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया W और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया x। मुझे निकालना क्या है, NB निकालना है। देखो NB यहाँ पर आ गया, तो NB की वैल्यू आ गई मेरे पास WX अपॉन D। तो WX तीन ऑप्शन के अंदर है, चलो और देखना NA भी निकालना पड़ेगा। NA तो आ जाएगा, देखो तो NA इक्वल्स टू क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से देखो W माइनस NB, W कॉमन ले लो, एक काम करो, और NB कितना है, W कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन b। ये आ गया बस NA कहाँ आ रहा है, देखो 2W 2, सो B विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो देखिए क्वेश्चन बनाएंगे, देखो सेम उस तरह का क्वेश्चन है, बस मैंने रोड रोड टेढ़ी कर दी इस बार, देखो सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये L/4 है, ये L/4 है, ये L/4 है, ये N1 है, ये N2 है, और यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L। ये पूरी रोड जो है वो L लेंथ की है। अगर ये रोड L लेंथ की है तो बीच वाला पार्ट कितनी लेंथ का होगा, है ना, बीच वाला पार्ट आपका कितनी लेंथ का हो गया, ये हो गया आपका कितना, L/4 मतलब ये हो जाएगा L/2, है ना, L/2 लेंथ का हो गया। Place symmetrically on two walls as shown in figure, the road is in equilibrium if N1 and N2 are normal forces exerted by the walls on the road। तो ये बोल रहा है N1 N2 नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो ये बोल रहा है कि भाई N1 N2 का रिलेशन क्या होगा, वो अपने को देखना है। अब तो N1 N2 का रिलेशन देखना है, सिंपल, ये इक्विलिब्रियम में तो आपको क्या करना है, नेट 0 कर दो और वो 0 कर दो। तो देखो यहाँ पर सीधा इस तरह का क्वेश्चन में क्या, सबसे पहले टॉर्क को 0 करो आप, देखो टॉर्क को 0 करने से कई बार क्या क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, कई बार हमेशा टॉर्क को पहले लिखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि टेढ़ा फोर्स है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नेट फोर्स को 0 करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वर्टिकल फोर्सेस देखने पड़ेंगे, तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो N1 के 2 कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फिर W, वर्टिकल फोर्सेस तो इक्वल हो जाएंगे, फिर इधर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो लंबा फोर्सेस है। लेकिन टॉर्क देखो आप यहाँ पर, टॉर्क देखने के लिए मेरे पास क्या, देखो मिड पॉइंट पर चला गया मैं, मिड पॉइंट पर मेरे पास क्या लगेगा, सबसे पहले W, है ना, मिड पॉइंट पर क्या आ रहा है, मिड पॉइंट पर सबसे पहले मेरे पास क्या आ गया, W, ये आ गया मेरे पास वेट मिड पॉइंट पर। और मिड पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, अगर मिड पॉइंट पर देखोगे यहाँ पर, मिड पॉइंट मेरे पास कितनी डिस्टेंस पर है, अरे भाई क्या सेलेक्ट हो गया रे, आ गया, मिड पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, L/2 पर है, ये डिस्टेंस है आपका, अरे मेरे लालो L/4 पे, सॉरी, क्योंकि टोटल लेंथ L/2 है ना, तो L/4। अब यहाँ से टॉर्क लिख सकते हो, देखो यहाँ पर, अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लो आप, यहाँ पर बैठ जाओ, ताकि वेट का टॉर्क खत्म हो जाएगा, तो बचेगा किसका, N1 का आएगा और N2 का आएगा। तो देखो यहाँ से N1 का टॉर्क, N1 क्या घुमाएगा, इसको ऊपर उठाएगा, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा, और N2 भी इसको ऊपर उठाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, किसके, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जो रेफरेंस पॉइंट होता है इसका, वहाँ पर खिल्ली ठोक दो हमेशा, यहाँ कील ठोक दो, और यहाँ बैठ के देखो आप, N2 जब लगेगा तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो यहाँ पर नेट टॉर्क 0 करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल्स टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देखो यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आ रहा है, N2 का आ रहा है, तो N2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, L/4, है ना, रेफरेंस पॉइंट से ये भी तो L/4 होगा। इस तरीके से N1 का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये लेंथ और ये परपेंडिकुलर हो गया फोर्स, इसलिए यहाँ कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं। और क्लॉकवाइज टॉर्क किसका, N1 का है, तो N1 मल्टीप्लाइड बाय L/4, L/4 से L/4 कैंसिल, तो देखो सीधा आंसर आ गया मेरे पास, ये N1 बराबर आ गया किसके, N2 के आ गया। सो ऑप्शन देख लो यहाँ पर, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, कि a uniform circular disc A of radius R is made from a metal of thickness T। ये अपने शुरू में शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन किया था, वैसे ही कुछ है, ठीक है। एंड अनदर यूनिफॉर्म डिस्क B of radius 4R is made from the same metal plate of thickness T/4, ठीक है। if equal torque acts on the disc A and B, टॉर्क इक्वल है, मतलब देखो क्या दिया हुआ है, A का टॉर्क और B का टॉर्क इक्वल दिया हुआ है, मतलब टॉर्क क्या होता है,
आई अल्फा, तो वन कर देता है ना, आई वन अल्फा वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई टू अल्फा टू। ठीक है, इनिशियली बोथ रेस्ट, ठीक है। एट अ लेटर इंस्टेंट द एंगुलर स्पीड्स ऑफ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए एंड अनदर पॉइंट ऑन द रिम ऑफ बी, मतलब ओमेगा और ओमेगा बी में रिलेशन निकालना है। देखो यार, वो यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालना है, ए बी कर दो यार, चल भाई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। देखो अभी अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था आपने, यहाँ पर देखो आर और पहले आई को देख लें अपन, पहले आई ए देख लो, या यहाँ से देखो आप आई और अल्फा का इनवर्स रिलेशन है, देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, तो अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई, और अल्फा और ओमेगा का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ओमेगा। समझ में आ रहा है, तो आई जिसका कम ज्यादा होगा उससे ओमेगा का रिलेशन आ जाएगा। सबसे पहले आई निकाल लो यहाँ पर, तो आई ए इक्वल्स टू क्या हो गया, डेंस एम आर स्क्वायर बाई टू सिग्मा, मास हो गया, मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू थिकनेस, तो ये हो गया मेरे पास मास मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय टू। आई बी देखो आप, आई बी मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा और पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है देखो, इसका रेडियस था 4 आर, तो ये हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, थिकनेस कितनी है, टी बाय 4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये अगेन वापस कितना हो गया, 16 आर स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो कुल मिला के दोनों को कंपेयर करो तो आई बी कहीं ना कहीं ज़्यादा आ रहा है, मतलब आई बी की वैल्यू आई ए से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब ओमेगा बी जो होगा वो लेस देन होगा ओमेगा ए। ठीक है, तो 10th का आंसर देख लो यहाँ पर क्या आ गया। सो 10th का आंसर मेरे पास क्या हो गया, सो 10th का ए विल बी योर, ठीक है, ओमेगा बी कम हो गया, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। इसी रोड वाले क्वेश्चन कोई ना कोई तरह के वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको क्रैश कोर्स के अंदर करवाया बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर जाके जरूर देख लेना। क्या दिया हुआ देखो, द यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 किलोग्राम एंड लेंथ 1.6 मीटर, ठीक है, इज पाइवोटेड एट इट्स एंड, मतलब इस पाइवोटेड मतलब यहाँ पर फिक्स किया हुआ है इसको, ठीक है, इसका एक एंड फिक्स्ड है, एंड स्विंग्स फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ से इस रॉड को जब जस्ट रिलीज करोगे तब उसका अल्फा क्या होगा वो मुझे निकालना है, ये पूछा है ना, जस्ट आफ्टर द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। अब इसका अल्फा निकालना तो अल्फा कहाँ मौजूद है, आई अल्फा के अंदर, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा होता है ना, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। अब इस कंडीशन में अब अल्फा निकालना है तो मुझे आई चाहिए, तो देखो यहाँ पर एक मिनट इसको अपन है ना, टाउ और आई चाहिए, तो यहाँ से इसको देखो, अब यहाँ पर फोर्सेस अपन मार्क कर लेते हैं। देखो पहली बात तो इसके सेंटर ऑफ मास पर है ना, इसको यहाँ पर जो फोर्स लगेगा कहाँ लगेगा, इसके मिड पॉइंट पर बिल्कुल, ये मेरे पास क्या लगेगा W, यहाँ पर क्या आएगा mg, ये मेरे पास क्या आ जाएगा mg जो है मेरा मास कितना है 20 है, तो कितना आ जाएगा फोर्स 20g। हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शंस में हमेशा ऑप्शन जरूर देखना आप, हमेशा दिमाग खुला रहता है उससे, तो जी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं अपने को। देखो यहाँ पर जी को हमेशा इनका में लेके चलना अब mg का टॉर्क है ना, तो mg का टॉर्क क्या आएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो mg का टॉर्क क्या आएगा, mg मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितना हो गया 0.8 मेरे पास क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से टॉर्क मैंने जो बोला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू एल्फा टाउ क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क किसका होगा, सिर्फ mg का होगा, तो mg मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये तो मेरे पास क्या हो गया टॉर्क, और आई मेरे पास यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा है ना, इस एंड के अबाउट इसका जो आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो क्या होता है ml स्क्वायर बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, मुझे मालूम करना है, m से m कैंसिल, और क्या है भाई, तो एल कुल मिला के अल्फा यहाँ पर आ जाएगा, अल्फा विल कम आउट टू बी वॉट, देख कितना हो गया 0.8 g एंड होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 3 भी आएगा ना, एंड डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मतलब 1.6 का स्क्वायर, तो 1.6 इंटू 1.6, तो 8 2 जा 16, तो 3g अपॉन, अरे भाई क्या हो गया यार, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, टाउ क्या हो गया हमारे पास mg इंटू एक्स आपका 0.8 है ये, ठीक है, और आई अल्फा आई मैंने लिख लिया ml स्क्वायर बाय 3
ठीक है, और लेंथ लेंथ ऑफ द रोड कितना है 1.6 है, बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 3g इंटू 0.8, 3g इंटू 0.8 और डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। एल लेंथ कितना है इसका 1.6 है, 1.6 इंटू 1.6 तो ये हो जाएगा 3g अपॉन 3g अपॉन कितना हो गया 3.2, 3g अपॉन 3.2 कितना होता है भाई 3g अपॉन 3.2, ये आ जाएगा 3g अपॉन 3.2, मतलब ये हो जाएगा 15/16 है ना, 15/16, तो ये हो जाएगा 15g/16, ये हो जाएगा आपका ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप क्या दिया हुआ है। अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन द फ्लोर एंड इज अलाउड टू फॉल। एक मीटर स्टिक है, एक मीटर स्टिक है, चल भाई ये मीटर स्टिक है, ये एक मीटर स्टिक है, मीटर स्टिक दी हुई है भाई, बहुत बढ़िया, ये मीटर स्टिक दी हुई है, ठीक है, अलाउड टू फॉल, ठीक है, वर्टिकल है ना। द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर एज्यूमिंग दैट द एंड ऑफ द फ्लोर डज नॉट स्लिप, मतलब ये वाला एंड इसका स्लिप नहीं होता, मतलब ये मेरे पास क्या है यहाँ पर हिंज्ड है, ये यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है मेरे पास ये हिंज्ड है, ठीक है, ये वाला ये हिंज्ड है, इसकी लेंथ वेंथ कुछ भी नहीं दिया हुआ है भाई, चलो लेंथ नहीं दी हुई है, स्टिक इज हेल्ड वर्टिकली विद वन हैंड एंड ऑन द फ्लोर द स्पीड ऑफ द अदर एंड व्हेन इट हिट्स द फ्लोर एज्यूमिंग दैट द एंड एट द फ्लोर डज नॉट स्लिप। अच्छा मीटर है ना, मीटर स्टिक है, सॉरी, तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 मीटर आ गई ना, मीटर स्टिक है, एल आ गया मेरे पास 1 मीटर। अब देखो ये अगर ये नीचे फॉल करेगी, आपको क्या निकालना है, जब ये फॉल करेगी, जब ये यहाँ पर पहुँचेगी है ना, जब ये स्टिक यहाँ पर पहुँच जाएगी, जब ये फॉल करेगी है ना, जब ये फॉल करेगी तो उस वक्त इसका जो ये वाला एंड होगा उसकी स्पीड मुझे मालूम करनी है, ये बोला ना, हिट्स द फ्लोर एज्यूमिंग एट द एंड ऑफ कहाँ गया रे भाई, द स्पीड ऑफ द अदर एंड, स्पीड ऑफ द अदर एंड मतलब इसकी स्पीड निकालनी है मुझे, मतलब इसकी स्पीड निकालनी मतलब मुझे यहाँ पर v निकालना है। एक काम करो, यहाँ पर जब होएगा तब उसका ओमेगा निकाल लो, ओमेगा आ जाएगा तो v भी आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा क्या होगा, अब देखो यहाँ से क्या है, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा हुआ है यहाँ पर है, तो इनिशियली ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है। रोड के केस में हमेशा सेंटर ऑफ मास को देखते हो, सेंटर ऑफ मास मेरा क्या है यहाँ पर है, कितनी कितनी हाइट पर है, L/2 पर है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मेरा कितना है L/2 पर है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा हो गया, क्योंकि mg लग रहा है सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी मेरी, सिर्फ पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल हो जाएगी मेरी mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, कितनी हो गया L/2 इक्वल्स टू, जब ये यहाँ पर पहुंचेगी फाइनल पोजीशन पर तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, mg आ गया मेरे पास है ना, और l आपका 1 दे रखा है तो इसको 1 लिख दो, और i क्या होगा इसका, वही ml/3, i कितना हो गया मेरे पास ml/3 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो देखो फाइनली यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, l वापस 1 ही है, तो ये हो जाएगा m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ओमेगा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा √3 मल्टीप्लाइड बाय g। अब v निकालना है तो v इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा अपॉन r, और r यहाँ पर कितना है l है ना, रोटेशनल पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना है l है, और l की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब v की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी √3g, so √3g will be your answer, so b will be your correct answer, right। चलो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, देखो क्या, यूनिफॉर्म रॉड इज हिंज्ड एज शोन इन फिगर एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज इट पासेस द वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन को पास करेगी, मतलब अगर यहाँ से मैं इसको बनाऊँ, देखो समझो इसको, ये रॉड कुछ इस तरह से पोजीशन लेगी, ये यहाँ से अपन इसको बनाए, ठीक है, ये रोड कुछ इस तरीके से पोजीशन ले लेगी, तो जब ये नीचे आ जाएगी, तो जब ये नीचे आएगी तो उस वक्त मेरे को कितना ओमेगा होगा वो मुझे निकालना है। इसमें वापस एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा आपका, ये इनिशियल पोजीशन, अब फाइनल पोजीशन सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होती है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ कहीं, ये सेंटर ऑफ मास वाली पोजीशन हो गई, और ये L/4 है, ये L/2 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा है ना, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको अगर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा आपका L/4। तो फाइनल एनर्जी कितनी है, तो EF, तो फाइनल लिख रहा हूँ मैं, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल, फाइनल मेरे पास कितनी है, फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सेंटर ऑफ मास यहाँ से हटके कहाँ आ गया मेरे पास, यहाँ आ गया है कितनी
एम जी मैग्नीट्यूड लिखो सिंपल आप, है ना, एम जी एल बाय 4 इक्वल्स टू, और इनिशियल मेरे पास कितना है, और यहाँ पर मतलब लगे इनिशियली मेरे पास एम जी एल बाय 4, सेंटर मास कितना है, एल बाय 4 हाइट पर है ना, और ये मेरे पास क्या है फाइनल। तो इनिशियल तो हो गया मेरे पास क्या है, इनिशियल हो गया, इनिशियल तो मेरे पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल क्या हो जाएगा मेरे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, तो देखो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास एम जी एल बाय 4 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर देखो आई लिखना है मुझे। अब आई जो यहाँ पर लिखोगे, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा इस एक्स, हिंज पॉइंट ये है मेरे पास, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। ये हो गया मेरे पास सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन, ये सेपरेशन कितना है, मास मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन कितना है एल बाय 4 है ना, ये सेपरेशन कितना है एल बाय 4, मतलब ये हो जाएगा एल स्क्वायर बाय 16, तो हाफ आई, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, एम तो कॉमन आके कैंसिल हो गया, एल भी मेरे पास एक पावर कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा 2 जा 4 हो गया, तो जी बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, यार एलसीएम लेना बहुत भारी है भाई साहब, 16×48 48 आपका एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा 4, एल कॉमन ले रहा हूँ है ना, एल कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, तो देख लो भाई साहब कितना हो गया, और 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 24। तो क्या निकालना था भाई, सब तो इधर उधर कर दिया मैंने, हाँ ओमेगा स्क्वायर ना भाई, किस दुनिया में है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा फाइनली देखो कितना आएगा √24g/7l, ठीक है। इसका सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 13 का क्या आ जाएगा मेरे पास सी। ऑलराइट चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या, पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, और एक पार्टिकल जो है वो क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इधर पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू ये पार्टिकल जो भी है, ठीक है, v स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम भी यही है, सिंपल क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका मोमेंटम कितना होगा, v अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका मोमेंटम अगर मैं लिखूँ, सीधा मोमेंटम लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम लिखना है अपने को, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया हमारे पास, m मल्टीप्लाइड बाय v, इसका एंगुलर मोमेंटम इधर होगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है अपने को, मतलब ये पैरेलल जा रहा है तो कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट होगी, d होगी, है ना, कुछ d होगी, तो ये अपना आ गया d। तो यहाँ से अब एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mvd। अब इसने क्या दिया होगा, 0 होगा भाई, 0 तो हो सकता है नहीं है, कांस्टेंट देख लेते हो, m कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, b विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अच्छा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम अ पॉइंट p ऑन द ग्राउंड विद अ स्पीड v0 एट एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है भाई साहब, प्रोजेक्ट कर दिया है, बहुत बढ़िया किया, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है 45 डिग्री एंगल के ऊपर, बहुत शानदार। कितना एंगल है, 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी v0 वेलोसिटी से, तो पार्टिकल भाई साहब ये ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट p, एक मिनट डायग्राम शायद मैंने हटा दिया है गलती से, अबाउट p मतलब ओरिजिन पॉइंट ही है ना, दिया फ्रॉम अ पॉइंट p, नहीं डायग्राम की जरूरत नहीं है, फ्रॉम अ पॉइंट p मतलब p पॉइंट आपका ओरिजिन ही है, ठीक है, एट टाइम t इक्वल्स टू v0/g, मतलब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं पहुंचेगा, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, अब ये पार्टिकल अगर यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर मुझे, जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, तो क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं, 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, इसको अगर आप मिलाओगे r वेक्टर से, ये मेरे पास क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर हो गया यहाँ पर,
अब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पर मोमेंटम निकालना होगा मुझे एक्स डायरेक्शन में भी वाई डायरेक्शन में भी। उसके लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए दोनों के लिए। इसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगी, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है ना, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो देखो इसका सिंपल तरीका बताता हूँ मैं क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करो, सिंपल जो पॉइंट है उस पॉइंट की आप क्या करो, उस पॉइंट से आप क्या करो वर्टिकल डिस्टेंस आप क्या करो एक्स डायरेक्शन में, सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लो। देखो फायदा क्या बता रहा हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लो। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर वी नॉट cos 45, ये हो जाएगी वी नॉट बाय रूट 2। और एक्स डायरेक्शन में कितना, और एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस अगर आप निकाल सकते हो यहाँ से कितना होगा, एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस जो एक्स जो होगा है ना, वो एक्स जो होगा वो निकाल सकते हो आप कितना, तो ये एक्स निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना हो गया वी नॉट बाय रूट 2 इंटू टी, ये हो गया एक्स, मतलब टी टाइम के बाद में, टी अभी जनरल टाइम ले रहा हूँ मैं, एक्स आ गया मेरे पास। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे टॉर्क का फॉर्मूला पता होता, टॉर्क से भी अपन निकाल सकते हैं क्या है डी एल बाई डी टी करके, टॉर्क को यूज करके अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या टॉर्क क्या होगा, अब यहाँ पर टॉर्क सिर्फ mg का टॉर्क होता है। अब यहाँ पर देखोगे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर mg कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मेरे पास क्या आ जाएगा टॉर्क, तो ये हो गया मेरे पास mg मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास dl बाय dt। तो यहाँ से अभी इंटीग्रेशन सीधा क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर सीधा, है ना, सिंपल सीधा इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mgx का t के रिस्पेक्ट में, तो mgx x कितना हो गया मेरे पास v नॉट t अपॉन रूट 2 dt, और लिमिट क्या आ जाएगी t इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टार्ट कहाँ किया t इक्वल्स टू 0 से, और कहाँ तक जाना है v नॉट बाय g तक जाना है। एंगुलर मोमेंटम शुरू में क्या होगा 0, और 0 से कहाँ करना है l तक, मतलब v नॉट बाई g पर एंगुलर मोमेंटम वैल्यू निकालनी है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा l, और लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा l माइनस 0, और इसमें कांस्टेंट बार लो, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, रूट 2 कांस्टेंट है, और t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 भी बाहर ले लो, और t स्क्वायर की लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास v नॉट स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। तो बड़ा खतरनाक आंसर जो क्या था mg v नॉट क्यूब, यार ये जी जी भी कैंसिल हो गया क्या, जी सब में जी आ रहा है यार, कुछ खा गया मैं क्या, अच्छा जी स्क्वायर है ना, नीचे जी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एम वी नॉट क्यूब, एम वी नॉट क्यूब, एम वी नॉट क्यूब अपॉन 2 रूट 2 जी, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, मतलब जहाँ कहीं भी अटक रहे हो आप मेरे नोट्स को जाके देखिए, क्रैश कोर्स जो मैंने करवाया था उसको जाके देखिए, आप 100% क्वेश्चन करने लग जाओगे, सारे एक एक कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस किए मैंने। जो भी लोग अटक रहे हैं क्रैश कोर्स देखो, हो जाएगा काम आपका। अ बॉय सिटिंग फर्मली ओवर अ रोटेटिंग स्टूल हैज हिज आर्म्स फोल्डेड, ये मैंने करवाया हुआ है इसका एग्जांपल क्रैश कोर्स के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ ही स्ट्रेचेस हिज आर्म्स हिज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपको ध्यान होगा अगर वो स्ट्रेच करता है, अगर स्ट्रेच करेगा तो क्या होगा, आई इंक्रीज होगा, और आई इंक्रीज होता है तो ओमेगा डिक्रीज होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। फोल्डिंग वाला एग्जांपल दिया था मैंने, जब भी आप हाथ फोल्ड करते हो लंबे करते हो तो उसमें हमेशा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। 17 देखो क्या दिया हुआ है, a thin string is wrapped several times around a cylinder kept on a rough horizontal surface, a boy standing at a distance L, एक बॉय जो है वो कितनी L डिस्टेंस पर, यहाँ से बॉय जो है वो कितनी L डिस्टेंस के ऊपर क्या है खड़ा हुआ है, ये L डिस्टेंस के ऊपर बॉय खड़ा हुआ है, ऑलराइट ठीक है। फ्रॉम द सिलेंडर ड्रॉज द स्ट्रिंग टुवर्ड्स हिम, वो अपनी तरफ स्ट्रिंग को खींचता है, ड्रॉइंग मतलब खींच रहा है, एज शोन इन फिगर। द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, मतलब सिलेंडर जो हो रहा है उसके ऊपर वो जैसे स्ट्रिंग को खींचता है तो रोल होके आएगा और स्ट्रिंग खुलती चली जाएगी, है ना। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पासिस थ्रू द हैंड ऑफ द बॉय, मतलब बॉय के हाथ से कितनी लेंथ, कितनी लंबी स्ट्रिंग बाहर निकलेगी वो मुझे निकालना है, ठीक है। व्हेन व्हाइल द सिलेंडर रिचेज हिज हैंड, जब सिलेंडर इसके हाथ में पहुंच जाए, अब देखो सिलेंडर उसके हाथ में पहुंचेगा, अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज सिलेंडर अगर v स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी v, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी v, मतलब इसकी 0 है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी, इसकी और इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और प्लस घूमेगा भी, है ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 2v, v प्लस v 2v हो जाएगी, इतनी स्पीड से घूम रहा है क्योंकि प्योर रोलिंग है,
है ना, रोल कर, अगर ये रोल कर रहा है द सिलेंडर रोल्स, है ना, विदाउट स्लिपिंग, इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर इसके पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, जिस मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होगी वही रोलिंग की स्पीड होगी हर पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या होगा, v प्लस ये 2v कहाँ से आया, v एक तो सेंटर ऑफ मास का v प्लस टेंजेंशियल स्पीड v उस पॉइंट की, तो ये हो गया मेरे पास 2v। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस पॉइंट की स्पीड मेरे पास कितनी है, 2v है, और इस पॉइंट की स्पीड कितनी है, v है। जब ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो कितनी लेंथ कवर करेगा, l। लेकिन जब ये वाला पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा तो कितनी स्पीड, कितनी 2v, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, रोल करता हुआ इसके पास आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, डबल स्पीड से स्ट्रिंग जो होगी खुलेगी। सोच के देखो, डबल स्पीड से स्ट्रिंग खुलेगी, मतलब जितना ये वाला पॉइंट l डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका जस्ट डबल लेंथ जो होगा वो ऊपर वाला पॉइंट कवर करेगा। तो ऊपर वाला पॉइंट से ही डिपेंड कर रहा है कितनी स्ट्रिंग वो खोल के बाहर निकालेगा। सो 2l विल बी योर करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब किया होगा, बट स्टिल 2l विल बी योर करेक्ट आंसर। इसको वापस सुनना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। A uniform cylinder of mass m, radius r, rolls without slipping down a slope of angle theta to the horizontal. The cylinder is connected to a spring constant k, while the other end of the spring is connected to a rigid support p. ठीक है, पूरा डायग्राम को समझा रहा है। The cylinder is released when the spring is unstretched. मतलब अगर ये अनस्ट्रेच्ड है, ठीक है, सपोज ये यहाँ पर अनस्ट्रेच्ड थी और ये स्ट्रेच होकर यहाँ पर आ गई, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्ट्रेच आएगा, कितना आएगा, x। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिलेंडर, देखो सिंपल सी बात है, जब ये नीचे आएगा तो इसको नीचे लाने में वर्क डन जो होगा, नीचे लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या देगा, वही इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी स्टोर करेगा। सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, और क्या है। और इसको नीचे लाने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, mg का वर्क डन। और इधर और इस डायरेक्शन में कौन सा mg लगेगा, mg साइन थीटा, mg का कॉम्पोनेंट mg साइन थीटा, mg का कॉम्पोनेंट लगेगा यहाँ पर कितना, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो mg साइन थीटा तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x इक्वल्स टू 1/2 k x स्क्वायर, x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या पूछा है, इसमें पूछा क्या था, डिस्प्ले, अच्छा x पूछा है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 2mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय k। देख लो आंसर मैच करो, 2, सो c विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जाके वीडियो देखो, जो लोग अटक रहे हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, वीडियोस देखो आप क्रैश कोर्स के, वहाँ से क्वेश्चंस आपके क्या अच्छे से हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है वो कॉन्सेप्ट मिस कर रहे हो तो वापस वीडियो में जाके उस कॉन्सेप्ट को पकड़ो आप, है ना, थोड़ा पकड़ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें आप क्या है। अ सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर्स एंड प्लेट्स इज शोन इन फिगर। ठीक है, ये प्लेट है और ये सिलेंडर है, ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी 2 है, नीचे वाली प्लेट की वेलोसिटी v है। देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टेक्ट, कोई कॉन्टेक्ट के ऊपर स्लिपिंग नहीं है, मतलब रोल कर रहे हैं दोनों सिलेंडर। ठीक है, ऑलराइट, द वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड अपर प्लेट इज v, ठीक है, दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द अपर सिलेंडर एंड लोअर सिलेंडर। देखो अपर सिलेंडर, अगर मैं इस सिलेंडर को देखता हूँ ऊपर वाला, ये सिलेंडर नंबर 1, ये सिलेंडर नंबर 2। अगर सिलेंडर नंबर 1 को अगर अपन देखें तो 1 सिलेंडर 1 के ऊपर देखो इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, जो प्लेट की स्पीड होगी 2v, और लोअर एंड की स्पीड कितनी होगी v। अगर इस पे मैं ओमेगा लिखूं इसमें ओमेगा लिखना मैंने सिखाया था आपको, इसमें ओमेगा लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, कि एक पॉइंट पर बैठ के रिलेटिव लिखो आप। इस पॉइंट पर बैठ के अगर मैं लिखूंगा तो ये वाला v घूम के कहाँ मिलेगा, इधर, तो यहाँ से ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास 2v प्लस v एंड डिवाइडेड बाय इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, जो किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। रेडियस अपन मान लेते हैं r मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। तो ये ओमेगा पहले वाले सिलेंडर का ओमेगा 1 ये हो जाएगा 3v/2r। अब देखो दूसरा सिलेंडर देखो, यहाँ पर दूसरा सिलेंडर देखो, सिलेंडर नंबर 2। अगर सिलेंडर नंबर 2 को देखोगे तो यहाँ पर स्पीड देखो, ऊपर वाले एंड की स्पीड तो क्या हो गई v, और नीचे वाले एंड की स्पीड क्या हो गई मेरे पास 0। तो यहाँ वाला ओमेगा लिखोगे तो यहाँ पर बैठ के लिखोगे तो ये वैसे 0 है, तो v तो v रहेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v तो v रहेगा, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस तो 2r ही है, तो v अपॉन क्या हो गया 2r, ये हो गया ओमेगा 2। बस यहाँ से रेशियो किसका पूछा है, अपर सिलेंडर मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो पूछा है, तो ओमेगा 2 अपॉन डिवाइड कर लो यहाँ पर देखो, तो v अपॉन 2r कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 3:1, मतलब a विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है,
here as shown in figure a uniform disk of mass m is rolling, ठीक है, डिस्क रोल कर रही है, रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रही है डिस्क। द पोजीशन ए बी इज रफ, ए से लेके बी तक रफ है, ठीक है, और बी सी स्मूथ है, ठीक है। व्हेन इट क्रॉसेस बी डिस्क विल बी, देखो जब ये बी को क्रॉस करेगा, अब एक देखो, एक तो अगर यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग। अब देखो प्योर रोलिंग को डिस्टर्बेंस, कोई ऑब्जेक्ट अगर प्योर रोल कर रहा है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाता तब तक क्या होगा, वो प्योर रोलिंग ही करता रहेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई, ये कोई चीज़ घूम रही है, बिल्कुल प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट जाके सीखना है ना, उसके अंदर नोट्स के अंदर सिखाया है मैंने आपको क्या होता है, क्रैश कोर्स की वीडियो के अंदर देखिएगा आप, प्योर रोलिंग क्या होता है आपके पास, है ना। तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखो, अगर प्योर रोलिंग कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म घूम रहा है, अगर यूनिफॉर्म वे में अगर घूम रहा है, अब इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स, जब तक अगर मैं इसको नीचे वाले सरफेस से अगर धागा लगा खींचूँ तो इसका प्योर रोलिंग डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगूंगा तो इसका प्योर रोलिंग कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मुझे देखना है कि बी पॉइंट के बाद में कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, तो देखो जब ये यहाँ पर आएगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन मेरे पास क्या है, म्यू जीरो है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो जो प्योर रोलिंग है वो प्योर रोलिंग है, तो बी पॉइंट, तो व्हेन इट क्रॉसेस पॉइंट बी डिस्क विल बी इन प्योर रोलिंग मोशन। ट्रांसलेशन होगा नहीं, रोटेशन होगा नहीं, ओनली नहीं होगा, प्योर रोलिंग होगा। समझ में आ गया, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21। A solid sphere or hollow sphere and a ring, all having equal mass and radius, solid sphere, hollow sphere और ring, ठीक है, are placed at the top of an incline बनाना पड़ेगा भाई, top of an incline, अरे भाई बन जा, ठीक है, टॉप ऑफ इंक्लाइन हो गया, एंगल इसका कितना है, थीटा, मास और रेडियस सेम है, ठीक है, मास और रेडियस सेम है, तो भाई साहब यहाँ से सेम मास का सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, मतलब जो भी है, ठीक है, छोड़ दिया है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इंक्लाइन आर इक्वल बट नॉट सफिशिएंट टू प्योर रोलिंग, ठीक है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो भी, द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन विल बी अचीव्ड बाय, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, देखो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, देखो यहाँ से अगर इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस देखें तो बॉडी के ऊपर फोर्सेस देखो क्या क्या लगेंगे, एक तो यहाँ पर लग रहा है इसके ऊपर कितना mg, एक तो यहाँ पर लग रहा है कितना इसका mg साइन थीटा, और इधर मेरे पास कितना लग रहा है, इधर लग रहा है मेरे पास क्या, फ्रिक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फोर्स अगर आप लिखोगे नेट फोर्स, तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास वही कैपिटल में स्मॉल में ले लो यार, जो भी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन अगर आप लिखोगे तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब देखो मास सबका सेम है, जी सबके लिए सेम है, थीटा सबके लिए सेम है, फ्रिक्शन सबके लिए सेम है ना, क्योंकि कोफिशिएंट सेम लिखा हुआ है इसमें, है ना, क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल, और मास भी सबका सेम है, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन सबका सेम है, तो देखो यहाँ से अब मुझे देखना है कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी वो डिपेंड करेगा, अल्फा भी देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि प्योर रोलिंग नहीं है ना, फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा। अब टॉर्क किसने प्रोड्यूस किया, फ्रिक्शन ने प्रोड्यूस किया यहाँ पर टॉर्क, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कभी भी गोल गोल नहीं घूमता, क्योंकि mg का तो टॉर्क आएगा नहीं है, तो सिर्फ फ्रिक्शन ही इसको क्या करेगा, घुमा सकता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, r, सेंटर ऑफ मास में बैठ के देख रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा मेरे पास फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय r इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू देखो कितना हो गया, फ्रिक्शन सबका कांस्टेंट है, रेडियस सबकी कांस्टेंट है, बस आई सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ से देखो, अगर आप यहाँ से देखें अगर आप, तो अल्फा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ से देखोगे जो अल्फा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, आई के हो गया। तो आई यहाँ पर सबसे, अब आई देखो, अब अलग अलग आई, किसका आई कितना है, तो सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है, 2/5 mr²। और दूसरा कौन सा, होलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr²। और रिंग का कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का,
रिंग है ना, तो mr स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये तो हो गया मेरे पास 0.4 और ये हो गया मेरे पास 0.67 और ये हो गया मेरे पास 1। तो देखो सबसे कम किसका है, स्फीयर का, स्फीयर सॉलिड स्फीयर का सबसे कम, आई सबसे कम है, तो अल्फा जो होगा वो मैक्सिमम किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का। और जिसका अल्फा मैक्सिमम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि जितना अल्फा होगा उतना तेज गोल गोल घूम के जाएगा, तो उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, एक्वायर करेगा, राइट। क्योंकि ट्रांसलेशनल एनर्जी तो सबकी सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन सबका सेम है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो सबकी सेम है, लेकिन अल्फा वापस अलग होने से हर इसका सॉलिड स्फीयर का ओमेगा जो होगा वो ज़्यादा रेट से बढ़ेगा, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, सॉलिड स्फीयर की आएगी। तो देख लो कहाँ है, तो सॉलिड स्फीयर विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो। अ सॉलिड स्फीयर, hollow sphere, solid cylinder, all having equal mass radius are placed at the top of inclined and release, ठीक है। the friction coefficient between the objects are inclined are equal but not same question है, बस करना क्या है, greatest time will be taken in reaching the bottom, सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा। देखो एक्सेलरेशन सबका सेम है ना, टाइम कहाँ से डिसाइड होता है भाई, टाइम एक्सेलरेशन सबका सेम है भाई, एक्सेलरेशन अगर सेम है तो टाइम कहाँ से आएगा, डिस्प्लेसमेंट सबका सेम है, एस इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सोच के देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, एस सेम है सबके लिए, हाफ सेम है, एक्सेलरेशन भी सबका सेम है, तो टाइम भी सबका क्या हो जाएगा, सो ऑल विल टेक द सेम टाइम। और अपने पढ़ाओ भी, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको, है ना, ये मैंने बताया भी था आपको, है ना, नोट्स के अंदर दिखाया भी, लिखवा भी रखा है इस चीज़ को मैंने। चलो नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फिक्स्ड in a car accelerating on a horizontal road, ठीक है, the angle of inclination theta, ठीक है, is related to the acceleration a of car as a equals to g sin theta, all right। if a rigid sphere is set in pure rolling on the incline, अगर वो incline pure rolling start करता है, if a rigid sphere, मतलब स्फीयर अगर ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करता है तो क्या है, प्योर रोलिंग ही करता रहेगा, या मतलब कुल मिला के क्या होगा वो मुझे देखना है। देखो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, आप इसको अगर देखें, अगर ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखें अगर अपन, पहली बात तो इसका मोशन मुझे देखना होगा, तो इस प्लैंक के ऊपर बैठ के देखना पड़ेगा, तो प्लैंक के ऊपर बैठ के जैसे बैठोगे तो ये क्या हो जाएगा, आप एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, तो ये कितने से, तो ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, इधर मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्सेस देखो अब क्या होगा, सॉरी ये क्या, प्लैंक अगर ए से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन ए इस डायरेक्शन में लगेगा और जी आपके पास लग ही रहा है। अगर मैं कंपोनेंट में रिजोल्व करूं, देखो यहाँ पर अगर अपन कंपोनेंट में रिजोल्व करें, देखो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में अगर मैं कंपोनेंट में, एक तो जी का कंपोनेंट आएगा, तो जी के कंपोनेंट से तो अपन वाकिफ हैं, कितना होता है, जी साइन थीटा होता है। अब ए का कंपोनेंट तो देखना पड़ेगा, ए का कंपोनेंट कितना आएगा वो मुझे देखना पड़ेगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ए का कंपोनेंट कितना आ गया, ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई है, तो ए कोस थीटा की वैल्यू अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, देखो कितना होगा, तो ए कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, ए की जगह जी साइन जी टेन थीटा रखना है तो ये हो जाएगा जी टेन थीटा, ए की जगह रख दिया, और कोस थीटा की जगह है टेन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो देखो ए कोस थीटा की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, जी साइन थीटा के बराबर आ गई, मतलब ए कोस थीटा और जी साइन थीटा दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, ए कोस थीटा और जी साइन थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब मेरे पास नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन, नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। और जब नेट फोर्स जीरो होता है तो उस समय क्या होता है भाई, प्योर रोलिंग, अगर प्योर रोलिंग था तो प्योर रोलिंग हो जाएगा, इट विल कंटिन्यू द प्योर रोलिंग, सिंपल सा है। हमेशा प्योर रोलिंग आइडेंटिफाई करनी है तो नेट फोर्स देखो आप, सिंपल सा फंडा होता है, इट विल कंटिन्यू प्योर रोलिंग, ऑलराइट। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर इन 25-24 क्वेश्चन के अंदर तो आपके भारी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, मजा आ गया होगा आपको, इतना मैं दावा कर सकता हूँ, ये बहुत टाइम लगा के मैंने पेपर बनाया था ये। चलो 24, अ बॉडी ऑफ मास m रेडियस r इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेडियस r है, ठीक है भाई, मास m है,
एज शोन इन फिगर एंड केप्ट ऑन अ सरफेस दैट हैज सफिशिएंट फ्रिक्शन, ठीक है, देन बॉडी विल मूव बैकवर्ड फर्स्ट एंड देन मूव। देखो बैकवर्ड अगर ये रोल ऐसे कर रही है, पहली बात फ्रिक्शन देखो, इसमें फ्रिक्शन का लग रहा है, अगर ये बॉडी ऐसे रोल कर रही है तो इस पॉइंट पर सफिशिएंट फ्रिक्शन, इस पॉइंट पर इसका मोशन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, अब एक ही फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, वो भी कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड। भाई एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी कौन सा, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एक ही फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हमेशा क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी बॉडी, सिंपल। तो विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, रुकेगी नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन इसको सपोर्ट कर रहा है इसके मोशन को, सो बॉडी क्या हो कभी भी रुकेगी नहीं। तो फॉरवर्ड फर्स्ट एंड देन मूव बैकवर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता है, बैकवर्ड तो हो ही नहीं सकता है, नन ऑफ दिस लगा सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि फॉरवर्ड मूव करके रुक जाएगी, लेकिन विल ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क, इसको ट्राई करेंगे आप, और टेलीग्राम के ऊपर मुझे पूछेंगे, इसी बहाने आप मुझे मिलोगे वहाँ पर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आपसे बात करने की इच्छा है एक्चुअली, ठीक है। सो टेलीग्राम पे मिले आप, इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं आपको, बस एक मेहरबानी कर देता हूँ मैं, इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। 25 है, 25 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है V/3 बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इसको एक बार अब इसके अंदर भिड़ना, आप एक क्वेश्चन मैंने 24 क्वेश्चन करके बता दिया, तो एक क्वेश्चन आपका बस थोड़ा ट्राई करना है बी वाले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करने का, राइट। सो आई थिंक दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा होगा, राइट। तो कल अपन वापस कल वाले सेशन में वापस अपन ईयर लॉन्ग कोर्स स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज जो होगी वो हमेशा वीकेंड पे लेके आऊंगा मैं। एक दिमाग में एक और चीज़ आ रहा था, एक टेस्ट सीरीज का एक पेपर बीच में लेके आ जाऊँ मैं वीक के, और एक में संडे को ले लूँ या सैटरडे को ले लूँ, ऐसा कुछ दिमाग में भी आ रहा था। तो जो भी होगा वो मैं आपको आई विल लेट यू नो, बट स्टिल ईयर लॉन्ग कोर्स तो 5 दिन चलेगा ही चलेगा, और 2 टेस्ट में आपको वीक के दूंगा ही दूंगा, और डेली 2 लेक्चर आपको मिलने ही वाले हैं, किसके, ईयर लॉन्ग कोर्स के। तो राइट दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा क्रैश कोर्स वॉच नहीं किया है तो उस क्रैश कोर्स को भी वॉच कर सकते हो, जाके देखें आप प्लेलिस्ट के अंदर, क्रैश कोर्स 11th का 12th का मिल जाएगा आपको, राइट दोस्तों। सो आई थिंक आपको सारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, और सारे वीडियोस को एंड तक देखें आप, और अगर आपने एंड तक देखा है सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, वेरी थैंक यू मच टू मच। चलो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और लोगों के बीच में पहुंचाएं क्या किया आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे अभी टेस्ट सीरीज की फॉर्म में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार धांसू चल रही है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। इसको करें आप अच्छे से, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज कर लोगे तो आपके काफ़ी हद तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक बिल्डअप हो जाएंगे, राइट। सो चलो कल मिलते हैं वापस अपन ईयर लॉन्ग कोर्स के साथ में वापस, राइट दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, बाय बाय, गुड नाइट।